नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की जो दिसंबर माह का अंक है और उसमें अक्टूबर माह की समसामयिक मुद्दों का संकलन है, उसको मैं पुनः आपके सामने लेके आया हूं। और आज हमारे जो टॉपिक का विषय है वो योजना मैगजीन, जो अक्टूबर 2024 की योजना का अंक था, उसके जो विभिन्न लेख हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट्स निकल के आए हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए और वन लाइनर एग्जाम्स के लिए, मैं उनको आपके समक्ष लेके आया हूं। काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह के फैक्ट्स नॉर्मली दूसरी मैगजीन्स में नहीं मिलते हैं और ये बहुत एक्सक्लूसिव सेक्शन है इस मैगजीन का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये योजना मैगजीन को 2024 अक्टूबर को। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले हमारा निवेदन है कि अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। पहला लेख है स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण स्वच्छता पर प्रभाव और सतत स्वच्छता हेतु व्यापक दृष्टिकोण। तो पहला पॉइंट है स्वच्छता की परंपरा देश में कब शुरू हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से। आधुनिक भारत में स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से शुरू हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामुदायिक भागीदारी और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना। स्वच्छता किन मुद्दों से जुड़ी है? स्वास्थ्य से, समानता से, पर्यावरण से और आर्थिक विकास से। खुले में शौच का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? जल और मृदा प्रदूषण होता है खुले में शौच से। खराब स्वच्छता का जीडीपी पे क्या असर था? 2006 में 6.4% का नुकसान जीडीपी पे हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान किन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करता है? तो सस्टेनेबल गोल नंबर 6 और सस्टेनेबल गोल नंबर 3 और सस्टेनेबल गोल नंबर 5। 2047 तक राष्ट्र विकास में स्वच्छता का क्या योगदान होगा? विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होगा। अगला जो हमारा लेख है वो स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए विशेष अभियान 4.0। विशेष अभियान 4.0 के तहत क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो डिजिटलीकरण, अपशिष्ट निपटान और पर्यावरणीय सुधार। अभियान के दौरान कितनी जगह मुक्त की गई है? 355.5 लाख वर्ग फीट जगह को मुक्त किया गया है। स्क्रैप निपटान से क्या लाभ हुआ है? ये 1162.49 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है और 96.1 लाख फाइलों का निपटान किया गया है। विशेष अभियान 4.0 का नोडल विभाग है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग। कृषि केंद्रों में किस पहल को बढ़ावा दिया गया है? वर्मी फॉर्म कंपोस्ट और पार्थीनियम मुक्त खेत। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कहानी, यह है अगला लेख और इसमें देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, जिन्होंने शार्ट में एसबीएम लिखा है, कि शुरुआत कब और किस उद्देश्य से हुई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य था कि अगले 5 सालों में अर्थात 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त करना है, अर्थात ओडीएफ करना है, ओपन डिफिकेशन फ्री। मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार। प्रथम चरण का क्या उद्देश्य था? जागरूकता अभियान, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना। और जो द्वितीय चरण है उस पर फोकस है, ये 2025 तक चलेगा। ओडीएफ स्थिति बनाए रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के साथ ओडीएफ प्लस गांवों का निर्माण करना। अब तक कितने गांव जो है 2024 तक ओडीएफ प्लस स्थिति में आ चुके हैं? तो 5.87 लाख से अधिक गांव ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है? शहरों में शौचालय निर्माण, ठोस कचरा प्रबंधन और 100% ओडीएफ की स्थिति। ये जो स्वच्छ भारत मिशन और जो ये अर्बन अर्थात जो शहरी है, इसके तहत कितने शौचालय बनाए गए हैं? 63 लाख घरेलू और 6.3 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। इसका जो एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन है, इसका लाभ क्या है? नवजात मृत्यु दर में कमी आई है, हर साल 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बचने लगा है। शौचालय कवरेज बढ़ने से नवजात मृत्यु पर क्या असर पड़ा है? हर 10% की वृद्धि से मृत्यु दर में औसतन 0.9 अंकों की कमी आई है।
स्वच्छ भारत मिशन की रणनीति में क्या शामिल है? शौचालय निर्माण के साथ सूचना, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का क्या उद्देश्य है? जन भागीदारी को बढ़ाना, स्वच्छता कर्मियों की भूमिका को मान्यता देना। 2023 के स्वच्छता ही सेवा अभियान में कितने लोग शामिल हैं? 109 करोड़ से अधिक, जिसमें सार्वजनिक स्थलों की सफाई हुई। मिशन के दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं? स्वच्छता को जीवन शैली बनाना, अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार और सफाई मित्रों की मान्यता। स्वच्छ भारत मिशन का समग्र प्रभाव क्या है? यह दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में शामिल है। लाखों जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। अगला लेख है स्वच्छता क्रांति। भारत को खुले में शौच से मुक्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और इसका उद्देश्य क्या था? 2 अक्टूबर 2014 को खुले में शौच मुक्त भारत और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार करना इसका उद्देश्य था। कितने लोगों ने खुले में शौच करना बंद किया? लगभग 50 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद किया। भारत को ओडीएफ कब घोषित किया गया? 2 अक्टूबर 2019 को। स्वच्छ भारत मिशन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा? डायरिया से 3 लाख मौतों में कमी हुई, पोषण और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ। ओडीएफ गांव के परिवारों को क्या वित्तीय लाभ हुआ? बीमारियों की कमी से प्रतिवर्ष औसतन 50,000 रुपए की बचत हुई। अब भारत का स्वच्छता लक्ष्य क्या है? 2024 तक भारत को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस बनाना। किन राज्यों को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त है? तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के मुख्य पहल क्या है? ओडीएफ स्थिति बनाए रखना, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन, गोबर धन योजना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का बजट क्या है? 21 से 26 के लिए 1,41,600 करोड़ रुपया। ओडीएफ स्थिति और वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी का बजट और उद्देश्य है। अब तक कितने शौचालय बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत? 70 लाख से अधिक। शहरी भारत में ओडीएफ और अपशिष्ट प्रसंस्करण की क्या स्थिति है? 3300 से अधिक शहर ओडीएफ है, 960 से अधिक ओडीएफ प्लस और अपशिष्ट प्रसंस्करण 70% हो जाता है। सफाई कर्मियों के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? 5.5 लाख कर्मियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? व्यवहार में बदलाव, निरंतर निगरानी और सुधारात्मक उपाय। स्वच्छ भारत मिशन का सार्वजनिक और राष्ट्रीय योगदान क्या है? स्वच्छता को एक सामाजिक आदर्श और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करना और सतत भविष्य की दिशा में प्रगति करना। अगला जो इस मैगजीन का लेख है, गंगा पुनरुद्धार और जल संरक्षण। गंगा को भारत की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? इसके सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व के कारण यह 40% भारतीयों को जीवनदायिनी स्रोत है। गंगा नदी का बेसिन भारत की जीडीपी में 40% से अधिक का योगदान करता है। गंगा नदी का स्रोत और लंबाई क्या है? ये हिमालय के गोमुख हिमनद के गंगोत्री के पास से गोमुख हिमनद से निकलती है और 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा के प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? औद्योगिक और घरेलू कचरा, अपर्याप्त सीवेज प्रबंधन और मानवीय गतिविधियां। 1986 में गंगा कार्य योजना क्यों असफल रही? अपर्याप्त संसाधन, सामंजस्य की कमी और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण। नमामि गंगे मिशन कब शुरू हुआ और इसका क्या उद्देश्य है? 2014 में शुरू हुआ। गंगा का पुनरुद्धार करना इसका मिशन था। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत क्या प्रयास किए गए हैं? 815 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रिवर फ्रंट विकास और स्वदेशी प्रजातियों की स्थापना की गई है। नमामि गंगे तक के तहत कितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं? तो 31,810 करोड़ की लागत से 200 परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिसमें से 116 पूरी हो चुकी हैं। सीएजी की 2017 की जो रिपोर्ट है उसमें नमामि गंगे की किन खामियों को इंगित किया गया है? वित्तीय प्रबंधन और योजना क्रियान्वयन में खामियां। गंगा में जल प्रवाह में कमी का मुख्य कारण भूमिगत जल की अत्यधिक निकासी और मानसून के बाद प्रवाह में कमी। क्लीन गंगा फंड का उद्देश्य क्या है? जन भागीदारी और आर्थिक योगदान को जुटाना। गंगा के पुनरुद्धार में कौन से प्रयास सहायक हो सकते हैं? तो जल संरक्षण, कुशल कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग।
सरकार गंगा पुनरुद्धार अभियान को सफल बनाने के लिए क्या कर रही है? विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सामंजस्य को बढ़ा रही है। अगला जो लेख है उसका शीर्षक है वाराणसी में गंगा को प्रदूषण मुक्त करना। सीवेज प्रबंधन में वाराणसी की वर्तमान और भविष्य की स्थिति क्या है? वाराणसी में प्रतिदिन 300 MLD सीवेज उत्पन्न होता है। 2030 तक ये 390 MLD हो जाएगा। वाराणसी के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता कितनी है? 102 MLD को शोधित कर सकता है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनाए जा रहे हैं और उनकी क्षमता क्या है? तो दीनापुर में 140 MLD, गोईठा में 120 MLD और रामना में 50 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। वाराणसी में इंटरसेप्टर सीवेज का उद्देश्य क्या है? वरुणा और 80 नदियों के सीवेज को गंगा में बहने से रोकना। वाराणसी की घाटों की सफाई के लिए योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की है? नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत। सामुदायिक शौचालय परिसर की स्थिति क्या है? 20.07 करोड़ की लागत से 153 शौचालय परिसर का काम करना है, जिसमें 109 का निर्माण पूरा हो चुका है। धोबी घाटों का नवीनीकरण क्यों किया जा रहा है? कपड़े धोने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए। अगला जो हमारा लेख है उसका शीर्षक है भवन निर्माण और मलबे का निपटारा चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से समाधान। रेखीय और चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? रेखीय अर्थव्यवस्था टेक मेक वेस्ट मॉडल पर है, जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्लोज्ड लूप प्रणाली पर आधारित है, जो पुनः उपयोग और पुनः चक्रण पर जोर देती है। भारत के निर्माण क्षेत्र का आर्थिक योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद में 8% से अधिक जो है योगदान है जीडीपी में निर्माण क्षेत्र का, और वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्माण क्षेत्र भारत में है। भारत में निर्माण क्षेत्र का कितना अपशिष्ट उत्पन्न होता है? 12 मिलियन टन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन अपशिष्ट प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है, जो कुल ठोस अपशिष्ट का 20 से 25% है। 3R का सिद्धांत क्या है? अपशिष्ट को कम करना अर्थात रिड्यूस, पुनः उपयोग अर्थात रिसाइकल, और पुनः चक्रण को प्राथमिकता देना। रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल। चक्रीयता में किस तकनीक का उपयोग सहायक है? RFED जैसी ट्रैकिंग तकनीक सामग्री की पहचान और पुनः उपयोग में सहायक है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने के लाभ क्या हैं? 2050 तक $76 बिलियन का लाभ होगा। GHG उत्सर्जन में 40% की कमी और 24% तक पानी की खपत में कमी होगी। सरकार की CND अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहल क्या है? 2016 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा CND अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए गए थे। अगला जो लेख है वो है स्मार्ट ग्रिड और नवीनीकरण ऊर्जा ग्रामीण स्वच्छता को सशक्त बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए कौन सा समाधान है? स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण। स्मार्ट ग्रिड की क्या विशेषताएं हैं? आउटेज और पीक लोड प्रबंधन, खपत माप, मूल्य निर्धारण और नेट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता को प्रोड्यूसर बनने का अवसर देना। प्रोज्यूमर का क्या आशय है? प्रोज्यूमर मतलब प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, वह व्यक्ति है जो ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग दोनों करता है, उसे उन्होंने प्रोज्यूमर कहा है। माइक्रो ग्रिड का क्या महत्व है? बड़े ग्रिड से अलग होकर स्थानीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की विश्वसनीयता बढ़ती है। जल जीवन मिशन का क्या उद्देश्य है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल पहुंचाना। स्वच्छ भारत मिशन का कौन सा लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है? तो SDG 6.2 जो खुले में शौच समाप्त करने पर केंद्रित है। PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सोलर रूफटॉप सिस्टम को बढ़ावा देना। सौर PV सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सहायक है? बिजली पर खर्च कम करने, विशेषकर रेस्को मोड में। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष बायोमास और अपशिष्ट का उपयोग कैसे किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए, जिससे प्रदूषण में कमी आती है। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से लाभ हैं? जल पंपिंग हो जाता है अर्थात सोलर से जो पानी निकाल के खेतों में यूज होता है। शौचालय में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बिजली और 2070 तक कार्बन तटस्थता का समर्थन, ये नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ हैं।
अगला जो लेक्चर वो लेख है उसका शीर्षक है भारत की जैव ईंधन क्रांति प्रभावी, स्थायी और सच। भारत की ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से क्या है? तो इसमें जीवाश्म ईंधन है जो कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के खतरे को बढ़ाता है। अक्षय ऊर्जा और जैव ईंधन से क्या लाभ है? कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। CSIR IIP की किस तकनीक से ऊर्जा उत्पादन में मदद मिलती है? कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने की तकनीक से। रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स बस का उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट से संपदा सृजन और पुनर्चक्रण की जागरूकता को बढ़ाना। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कौन सा उत्पाद बनाए जाते हैं? बायोगैस और खाद बनाया जाता है। प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है? प्लास्टिक को ईंधन और अन्य उपयोगी सामग्रियों में परिवर्तित किया जा रहा है। जल संरक्षण के कौन से उपाय अपनाए जा रहे हैं? ग्रे वाटर पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन। स्वस्थ निगरानी हेतु किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? अपशिष्ट जल विश्लेषण। भविष्य की दिशा में भारत किन प्रयासों पर जोर दे रहा है? तो जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छता, नवाचारों का मेल, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। अगला जो लेख है वो है स्व अभ्यास के माध्यम से स्वच्छता के संबंध में गांधी जी का दर्शन। गांधी जी का स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण क्या था? उन्होंने स्वच्छता को व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी माना था। इसे मानवता और समाज के लिए महत्वपूर्ण समझा। गांधी जी की स्वच्छता की प्रेरणा कब मिली? बचपन में जातिगत भेदभाव के अनुभव से। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की स्वच्छता के प्रति क्या अनुभव था? वहां उन्होंने भारतीय समुदाय में स्वच्छता को बढ़ावा दिया और इसे सत्यनिष्ठा और स्वावलंबन से जोड़ा। भारत में गांधी जी ने स्वच्छता को कैसे बढ़ावा दिया? स्वतंत्रता संग्राम के साथ स्वच्छता अभियानों को जोड़ा और कांग्रेस में स्वच्छता कार्यों को अपनाया। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में स्वच्छता का क्या स्थान था? गांव की सफाई और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ज्ञान उनके 18 बिंदुओं के कार्यक्रम का हिस्सा था। गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना क्या था? भारत को स्वतंत्र, स्वच्छ और विकसित बनाना ही गांधी जी का सपना था। उनकी शिक्षाएं आज भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रेरणा है और गांधी जी का जो चश्मा है वो इसका लोगो है, स्वच्छ भारत मिशन का। तो मित्रों, ये जो मैगजीन जो 2 अक्टूबर 2000 योजना अक्टूबर 2024 जो मैगजीन थी, इसमें जो अलग अलग लेख थे उनके माध्यम उनके अंदर से जो फैक्ट्स और वन लाइनर निकले वो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है। अब इसके अलावा प्रगति विज्ञान की जो मैगजीन आती है उसके फैक्ट्स भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। कुरुक्षेत्र जो अक्टूबर 2024 की आती है उसके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। इन तीनों बुक्स को जो फैक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इसमें। और ये सब फैक्ट्स सब जगहों पर एक साथ मिलते नहीं हैं, अलग अलग टॉपिक पे एक साथ 10-10, 20-20 फैक्ट्स हैं। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।